हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? कैसे हो? कैसा लगा प्रीवियस क्लास कैसा था? सारे बच्चे आओ। हाँ, आज नहीं क्लास करने में मज़ा आ रहा है। आज क्लास करने में तुमको भार पड़ रहा है। याद करना, जैसे जैसे एग्जामिनेशन तुम्हारे माथे पर जाएगा वैसे वैसे इन सभी क्लासेस का तुम लोग को महत्व समझ में आएगा। और उस समय तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम इतने आराम से क्लासेस कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक पेपर नहीं रहेगा। अभी तो तुम्हारे पास, मानकर चलो तुम अभी अक्टूबर एंड कर रहे हो, नवंबर तक भी तुम्हारे पास पैशेंस है, लेकिन दिसंबर से तुम आउट ऑफ पैशेंस हो जाओगे। बिल्कुल ध्यान रखना, अगर तुम्हारा तैयारी थोड़ा सा भी गड़बड़ रहेगा तो लास्ट में साइंस है बेटा, ये खींच लेता है ना। इसमें माफ़ी नहीं है, बिल्कुल माफ़ी नहीं है। यहाँ तुम्हें एकदम सीक्वेंस के साथ लगना ज़रूरी है। सारे बच्चे आओ, सभी बच्चे आओ, एकदम क्लास करो, अपने परफेक्ट टाइम पर आकर क्लास करो। एक क्लास को तुम ऐसे मत समझो कि ये कोई वीडियो है, कोई नौटंकी नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं चल रहा है ना। ये तो क्लास है और साइंस का क्लास है, बहुत ऑथेंटिक क्लास है। तो बच्चे अभी तक के क्लास में, मतलब आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 अपन का 14वां क्लास चल रहा है। यस, 14th क्लास चल रहा है। और आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 4 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 1 लेकर के आए हैं तुम्हारे पास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लंबा चैप्टर है। ये चैप्टर 4 को फिनिश करने में 7 से 8 क्लास लगेगा, 7 से 8 लेक्चर लगेगा बच्चा। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको निकाल लिए तो फिर एक बड़ा सा काम कर लिए। तो चलो, इस वीक में मैं तुम्हें एक क्लास दे दिया हूँ, आज अपन का दूसरा क्लास है। फिर नेक्स्ट में अगर बाय द वे तुम लोग सभी बच्चे सिंसियरली क्लास करते हो तो मैं 3 क्लास दे दूँगा। और फिर आने वाले सप्ताह में 3-4 क्लास हम लोग कर लेंगे, तो हम लोग का ये चैप्टर निकल जाएगा। तो तुम लोग भी खूब सिंसियर क्लास करो, ताकि मेरे को इनकरेज होना ज़रूरी है। मैं क्लास किसके लिए दे रहा हूँ? मैं क्लास तुम लोग के लिए दे रहा हूँ ना। तुम अगर बाय द वे इसमें सिंसियर नहीं रहोगे तो कैसे काम चलने को है। तो चलो, अब हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं। और ये रहा तुम्हारा अब आगे का मामला। ये तो सब तुम लोग का पर डे का है। और यहाँ से मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो अब ये आज का क्लास में आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव सेशन है। और ये ऑब्जेक्टिव सेशन बहुत बड़ा सेशन है। तो मैंने इस ऑब्जेक्टिव सेशन को 2 हिस्से में बांट दिया है। 20 क्लासेस, 20 क्वेश्चंस को आज मैं लेकर के चलूँगा, और बाकी का 20 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के हम लोग करेंगे। तो बच्चे, आज का 20 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करते हुए पूरे चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आंसर क्यों हो रहा है। आंसर हो रहा है ये बड़ा बात नहीं होता। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव में बच्चे अगर चाहें कि हम ABCD अगर ऐसे कर लें और अपन का काम हो जाए, तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। वाई योर आंसर इज D, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ नेसेसरी कि आपका आंसर, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज B, वाई, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे, हम रीजन के साथ आपको बताएंगे, हर क्वेश्चन का रीजन बताएंगे। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो पहला है कि ये चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल, जब चार्ज मोशन में रहेगा तो वहाँ तो मैग्नेट बनेगा, पक्का मैग्नेट बनेगा। जैसे सुनो, समझना, तुम तार ले लो, इसमें लपेट दो, इसके दोनों इंड को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने आता है ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बचपन में पढ़ा होगा। एक ऐसा रॉड लेकर के ऐसे तार लपेट, परिनालिका बनाने आता है ना। परिनालिका इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक छोटा सा फॉर्म है। तो इसको हम लोग सोलिनॉइड जिसको बोलते हैं, ऐसे फॉर्म दोनों इनको बैटरी में सटाएंगे तो भैया जब करंट देंगे तो मैग्नेट बनेगा, बैटरी से हटा देंगे तो खुल जाएगा। मतलब अगर तो हाँ, चार्ज एट रेस्ट, ये आंसर होगा। क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, वहाँ मैग्नेट नहीं बनने वाला। मैंने बोला कि अगर आप बाय द वे ऐसे तार को ले लो, अब इसके दोनों इंड को क्या करो, ये मान ले तुम्हारा ये बैटरी है, ये तुम्हारा बैटरी है। तो अगर हम एक हिस्सा को यहाँ से और दूसरे हिस्सा को यहाँ सटाएंगे तो भाई करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा।
लेकिन जैसे ही हम यहाँ से करंट को हटा देंगे मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब बच्चे अपना आंसर करते चलना, सारे बच्चे अपना आंसर करते चलना। आंसर अपने से देना बड़ा बात होता है। और अब अगर आप यहाँ पर देख करके आंसर मार रहे हो, यहाँ पर देख करके आप आंसर मार रहे हो, तो आप बेवकूफ़ बन जाओगे, बड़ा बेवकूफ़ बन जाओगे। वो तो भैया क्या है, सबसे पहला बात है कि एक तो उनके सभी आंसर पर तुम बिलीव नहीं करना। बहुत सारे का आंसर जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो पहले तो वहाँ बिलीव ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात है कि तुम वो कैसे आया, ऐसे तुम ABCD सीख लेने से तुमको क्या फ़ायदा होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आंसर कैसे आया ये भी जानना तुमको बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि ए करेंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल इफ अ एरिया ऑफ कॉइल इज ए और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द, तो बोलो कितना करंट फ्लो करेगा। क्या उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर एरिया ए है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर m है, तो तुम लोग फार्मूला पढ़े हो कि m इज इक्वल टू एन आई ए। याद कीजिए, आई ए, एन आई ए। हम क्लास में मजाक करते थे, याद आ रहा है, आई ए, एन आई ए। हाँ नागेंद्र सर, आई ए मजाक करते थे, याद आ रहा है। तो एन आई ए। खैर नंबर ऑफ टर्न का भी अगर अपन को जरूरत नहीं है, माय देव नंबर ऑफ टर्न अगर एक है तो हो गया m इज इक्वल टू आई ए। अब यहां से किसका मान निकालना है, तो देन करंट फ्लोइंग थ्रू, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई ए। सो योर करेक्ट आंसर इज ए इज योर करेक्ट आंसर। अब जो बच्चे ऐसे केवल ए आंसर करते जा रहे हो, उनका तो भाई अपने से ही तुम खुद ही शर्मा लो, तुम स्वयं ही शर्मा लो। और जो बच्चे ये पूरे रूल को जानते हो और आंसर कर रहे हो, देन यू आर, आप शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। आप सभी रूल को जानो, सभी चीज़ को जानते हुए पढ़ाई करो, बहुत अच्छे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में 20 क्वेश्चन अपन को करना है, थोड़ा फास्ट निकल लेंगे हम लोग। ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस। अब देखो, एक चार्ज अगर मूव कर रहा है, अगर तार में आवेश दौड़ रही है, तो ये दोनों चीज बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। सो इसका आंसर तो बोथ होने वाला है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ होने वाला है। मैंने बोला कि अगर ये वायर लेते हैं हम, इससे करंट को अगर फ्लो कराएंगे तो इस तार के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो जान ही रहे हो भाई, बहुत पहले कुलम साहब बता चुके हैं, जूल साहब बता चुके हैं। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बायो सावर्त बता चुके हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बता चुका है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एम्पियर साहब बता चुके हैं, मैक्सवेल साहब बता चुके हैं, फ्लेमिंग्स लॉ बता चुका है। बहुत सारा नियम है कि भाई चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। सो सी इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज सी, दोनों चीज बनेगा। और एक क्वेश्चन तो एक तरह से रिपीट किया हुआ है, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 4 तो एक प्रकार से रिपीट किया हुआ है कि व्हेन ए करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू ए कंडक्टर देन इट प्रोड्यूसेस। जब किसी चालक के माध्यम से करंट प्रवाहित किया जाता है, तो अभी तो मैंने बताया कि दोनों चीज इसमें बनेगा। और देखो इसका आंसर रॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल बी लिखा हुआ है, केवल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। मेरे तरफ से आंसर सही नहीं है। क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनेगा भाई? अगर हम वायर से करंट को फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनेगा केवल? यस, तो मेरे अब अगर जो बच्चा यहां देख करके आंसर करेगा कि बी है, उसका कितना भला होने वाला है, जरा तुम ही बता दो। सो बच्चे, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव बहुत क्रूशियल होता है। अगर ऑब्जेक्टिव बहुत इजी चीज है तो IIT जी का सारा क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नीट का सारा क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इवन सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर वो बहुत ऑब्जेक्टिव इजी है तो सभी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, सबको भाई नौकरी लग जानी चाहिए थी। सो ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी क्रूशियल, इसमें ज़्यादा तुमको कॉन्शियस रहने का ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा तुम्हें सतर्क रहने का लिए ज़रूरत है। इसमें तुम्हारा नॉलेज यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन के साथ यहाँ पर तुम्हारा नॉलेज अगर होगा तभी तुम ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाओगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। हम लोग क्वार्टर लेंथ लगभग क्वार्टर लेंथ हम लोग तय कर चुके हो। क्वार्टर लेंथ कहता है कि I एम्पियर करंट कितना, तो करंट है I फ्लोइंग थ्रू ए वायर, किसी तार से गुजरा और तार का लंबाई कितना दिया हुआ A, करंट कितना है A, तार की लंबाई L, इट इज प्लेस्ड पैरेलल। ध्यान देने का जरूरत है, कैसे पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहले तो इस बात को ध्यान दे दो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया
अगर बाय द वे लेंथ के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर लेंथ है तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। पहले तो ये ध्यान, आगे बढ़ते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन, तो कितना वर्क होगा। तो बेटा तुमको सबसे पहले तो वर्क निकालने के लिए फोर्स पता होना चाहिए कि फोर्स क्या हो जाएगा। तो तुम फॉर्मूला जानते हो कि एफ इज इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा का मान 0 डिग्री। और जैसे थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। और बेटा अगर फोर्स ही 0 हो गया तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स ही 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वर्क कितना हो जाएगा, 0। सो योर करेक्ट आंसर इज सी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है 0। फटाफट करते चलना सब लोग फटाफट आंसर करते चलना और रीजन सब लोग अच्छा से समझते चलना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी सर्किट में, तो बच्चे तुम्हें मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर बाय द वे तुम कोई सर्किट लेते हो तो यहाँ पर जो तुम्हारा आमीटर होगा इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को ना हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है। बिल्कुल ध्यान देना, अगर यहाँ पर तुम सेल ले लो तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को जोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल तुम ध्यान देना कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है और आमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। रीजन क्या है, क्यों आमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो अगर तुम बाय द वे समझना चाहोगे तो तुमको मैं लिख देता हूं कि आमीटर के पास है ना लो रेजिस्टेंस होता है। आमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, आमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, आमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। और जो वोल्ट मीटर है ना, जो वोल्ट मीटर है इसके साथ तो बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ये तो बहुत हाई रेजिस्टेंस डिवाइसेस है। तो अगर अच्छा, वोल्ट मीटर पर क्या रेजिस्टेंस इसलिए हाई रखना पड़ता है कि इस पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है। वोल्ट मीटर पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा लोड रहता है। तो बहुत ज़्यादा अगर लोड रहेगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, अगर उसको दो देंगे हम लोग तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अगर इसको सीरीज में दे देंगे तो इसका सर्किट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो हम लोग आमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो आमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल जोड़ते हैं। बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना, आमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। अब क्वेश्चन तुम देखो कि तुम्हारा क्या आंसर बोलता है। तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तुम्हारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ये तुम्हारा वेरीफाई कर रहा है कि अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बच्चा ये तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है। रीजन मैंने तुमको बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर कि कोई एक अल्फा पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल, ध्यान देना यहाँ पर भी पैरेलल है, इसका मतलब हो जाएगा 0 डिग्री। बिल्कुल ध्यान रखना, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, ये जो मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कैसा है, तो ऐसा ही है। इसका मतलब थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, पैरेलल रहेगा तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा बच्चा तो साइन थीटा का मान भी हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0। ये सारे बच्चे आप लोग 12 में पढ़ते हो, ये सारे बच्चे तो आप समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर क्या फोर्स हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू, बच्चा तुम पढ़ा होगा V इंटू Q इंटू V क्रॉस B, यही पढ़े हो ना। और पढ़े हो गए तो फिर Q A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। और साइन थीटा का मान अगर 0 हो रहा है बच्चा तो नो डाउट फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि डी में तुम्हारा 0 दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, फटाफट हम लोग भागते जाएंगे। कहता है कि ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। तो बच्चा ये तो तुम्हारा दिमाग अपने से काम कर रहा होगा कि अभी अगर एफ इज इक्वल टू सर बताए कि क्यू भी बी साइन थीटा, तो जहाँ ये साइन मैक्सिमम होगा वहीं पर ए जो एफ होगा वो मैक्सिमम होगा। और तुम सब बच्चे जान रहे हो कि साइन मैक्सिमम कहाँ होता है, तो 1 पर होता है। 1 कहने का मतलब है कि साइन थीटा का मान अगर 90 डिग्री रहेगा तो फिर वहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर होने से बात बन जाएगा। उस समय एफ का मान जो होगा ये तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और क्यू भी बी होगा। ऐसा तब होगा जब परपेंडिकुलर होगा। तो अब तुम आंसर चेक करो कि इट विल मूव पैरेलल, नहीं भाई, पैरेलल होगा तो 0 हो जाएगा। इट विल मूव परपेंडिकुलर, यस सर, इट इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर सॉरी, अगर परपेंडिकुलर रहेगा तभी यहाँ ये मैक्सिमम होने वाला है बच्चा। सो मैंने पूरा एक एक बात तुमको विथ रीजन बताते जा रहा हूँ, तुमको शायद सब कुछ अभी एक क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो मैं थोड़ी देर पहले तुमको बता दिया कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज Rg। एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है,
और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है Rg, और क्या है एक आमीटर है, आमीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है Ra, और एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस Rv। बोलो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का, और सबसे कम आमीटर का। अब इसी को सीक्वेंस को बनाओ, सबसे कम किसका, सबसे ज़्यादा किसका, वोल्ट मीटर का, इससे कम किसका, तो गैल्वेनोमीटर का, और सबसे कम किसका, तो आमीटर का। सो Ra इज लेस देन Rg इज लेस देन Rv। सो अब देखो ये सीक्वेंस कहीं पर मिल रहा है का, या सी पर मिल रहा है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर, सी इज योर करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर तुमको विथ रीजन बता रहा हूं, एकदम से कारण सहित बता रहा हूं। इसके बाद भी अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव समझने में दिक्कत होगा तो तुम फिर माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट हो, तब तो तुम अर्थ पर के स्टूडेंट, मंगल ग्रह के स्टूडेंट रहोगे, है ना। वैसे बच्चे जिनको इतना रीजन बताने के बावजूद भी अगर दिक्कत होगा भैया, तो तय बात है कि उनका साइंस का एग्जामिनेशन तो पक्का अच्छा जाने वाला है ना। अगर आपको व्यंग मेरा चुभता है तो थोड़े अच्छे बनिए। मैं तो खट्टा मीठा बोलने वाला आदमी हूँ भाई। हमारे क्लास के जो मेरे ऑफलाइनर, अभी क्लास अगर कोई कर रहे होंगे बच्चे, तो ऑफलाइनर तो समझ रहे होंगे कि हम तो खट्टा मीठा बोलते हैं भाई। तो आप परफेक्शन के साथ आप पूरा क्लास करो, पूरा अच्छा से आप देखो, रीजन को आप याद करो कि सर क्या रीजन बता रहे हैं, आपको मज़ा भी आएगा। और हम लोग इस अगले क्वेश्चन के साथ आधा क्वेश्चन, आधी दूरी लगभग हम लोग तय करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है कि द रेजिस्टेंस, अरे यार ये तो बिल्कुल गलत है। आप तुम खुद सोच दो, अभी तुम कहाँ क्या पढ़ रहा था कि आमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, आमीटर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और ये क्या कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल आमीटर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, बाप रे, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल फाइनाइट और सबसे कम होता है, बहुत कम होता है रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट बोल रहा है। क्या लिख रहा है कि अनंत होता है, बताओ तो अनंत होता है क्या, कहाँ कम, मतलब ये तुम्हारा ये जो है आंसर, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सबसे गलत लिखा है। इसमें तुम समझना, जो गलत लिखा वही करेक्ट हो रहा है ना। बोला कौन इनकरेक्ट है, मतलब इसमें से कौन गलत कहा जा रहा है। दूसरा का मतलब क्या, जब मेरे को पहले में मिल गया तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आगे का, है ना, क्योंकि बाकी के लिए अलग अलग नियम का जानकारी होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्कवर्ड बाय, तो ये तो भैया कौन, ऑस्टेड साहब बताए हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट से सबसे पहले तो ऑस्टेड साहब, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो ना तुम लोग, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि यदि किसी वायर से सम करंट्स आर फ्लोइंग फ्रॉम ए वायर देन अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप। सबसे पहले तो इन्होंने ही बताया था, विश्व को सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि अगर किसी तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। इन्होंने क्या किया था, कंपास लिया था, कंपास को ले गया था, कंपास में डेविएशन आया था, तबे तो जाकर के फिर आगे क्या स्नो रूल वगैरह बना, आगे जाकर के स्नो रूल बना था ना, SNOW रूल सब बना था ना, तो ऑस्टेड ने बताया था। बिल्कुल ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर तुम आ जाओ। क्वेश्चन 12 नंबर तो तुम्हारा भाई ये तो न्यूमेरिकल है। कहता कि एक कोई प्रोटॉन है, इंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, 5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक प्रोटॉन घुस रहा है, एक प्रोटॉन प्रवेश कर रहा है विथ वेलोसिटी 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और ये जो घुस रहा है तो उसका वेग है 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से समा रहा है। और कितने एंगल पर समा रहा है, तो राइट एंगल पर समा रहा है, मतलब समकोण पर समा रहा है, मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया हुआ है 5 टेस्ला, और वो जो समाया उसका वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 4 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है बच्चा। तो द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, तो कितना फोर्स वहां पर लगने वाला है, तुमसे ये पूछा जा रहा है। और बच्चे आप बिल्कुल फार्मूला पढ़े हो कि F = QV/B sin थीटा। थीटा का मान अगर 90 पुट कर लो तो 1 हो जाएगा, मतलब तुमको Q, V और B तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू तुमको रखना है। प्रोटॉन है तो चार्ज तुम बिल्कुल जान रहे हो 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी तुम्हारा दिया हुआ है 4 × 10⁷, और एक पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 5। इसको तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो तो 5 का 20 और 16 दूनी 32 × 10⁻19 में से 7 गया तो हो गया -12, और इसी को डेसिमल में लाओ तो 3.2, अगर इधर लाओगे तो एक और इसमें प्लस हो जाएगा, -12 में एक जोड़ोगे तो हो जाएगा 10⁻11
न्यूटन। अब देखो कि ये आंसर है क्या, सो -11 आ रहा है। सो यस, बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है। अब बच्चे ऐसे तुम जब बना करके पढ़ोगे ना तो ये जीवन में कभी भूलने वाले अब नहीं हो, तुमको फार्मूला याद रहेगा। तुम अपने से बना सकते हो कि तुम्हारा क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, ये तुम्हारा अपने से ये तुम्हारा हो जाएगा, है ना। सो तुम आंसर जो है ना रीजन के साथ पढ़ो। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। एक क्वेश्चन नंबर 13 ये भी यार तुम्हारा न्यूमेरिकल है और ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल है नहीं। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर ईच कैरिंग ए करंट 1 एम्प, दोनों से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है और दोनों 1 मीटर की दूरी पर है, तो फिर बता दो कि कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चा तुम फार्मूला बिल्कुल जान रहा होगा कि ये फार्मूला होता है F = μ0/4π2I1I2/r। इसका मान 10 के पावर -7, ये 2, ये भी 1 और ये भी 1। इसका मतलब 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर कहने का मतलब हुआ क्योंकि नीचे में आर दिया हुआ है, तो आर एक तरह से कहो ना कि 1 मीटर हो गया ना, इसलिए हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर पर मीटर में लिखना होगा 2 × 10 के पावर -7। और तुम देखो कि क्या कोई आंसर मैच कर रहा है क्या। सो यस, तुम्हारा ए नंबर आंसर मैच कर रहा है। देख लो 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो बच्चे हम लोग यहाँ तक 13 तक कर लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कि द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स तो अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में तुम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छा से लॉरेंज फोर्स तुमको हम बताएंगे। आगे आने वाले प्रश्न में लॉरेंज फोर्स तुमको हम बहुत अच्छा से बताने वाले हैं। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि लॉरेंज फोर्स कहता है कि लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, Fe और Fm। और बच्चे अभी तुमको शायद ये सब फार्मूला अपने से पढ़ा होगा तो ठीक है, मैं तो अभी बताया नहीं हूँ, मैं तो अभी आगे आने में बताने वाला हूँ। लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो मुझे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही बताना है। तो बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड = QE होता है और मैग्नेटिक फील्ड या मतलब मैग्नेटिक फोर्स = होता है Q × V×B। और आप यहाँ से अगर Q कॉमन ले लो बाबू तो आपका हो जाएगा E वेक्टर प्लस V×B। यही है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अगर ए आंसर कहीं पर मैच कर रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए तुम्हारा ए में तो नहीं हो रहा है भाई, बी में भी नहीं हो रहा है, हाँ सी मैच कर रहा है। F वेक्टर = E वेक्टर V वेक्टर B वेक्टर। तो ए मैच कर रहा है बच्चा। और यहाँ पर अगर तुमको देखने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा होगा तो तुम यहाँ पर अच्छा से देखना, यहाँ पर मैंने तुमको डिटेल्स यहाँ पर बता रखा है। अब तुम आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ कि द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर्स। ये बायो सावर्त लॉ से बन जाएगा बच्चा। तुम लोग अगर बायो सावर्त लॉ पढ़े हो तो बायो सावर्त लॉ में, ऐसे तो मैं इसको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, तो बायो सावर्त लॉ में होता है कि dB = I dl sin थीटा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यही रूल हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसी को जब मिलाते हैं ना तो बन जाता है I dl sin थीटा बाई r² और dB बराबर होता है K I dl sin थीटा बाई r²। और यही K का मान होता है μ0/4π I dl sin थीटा बाई r²। तो ये बाई मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये देखो अगर आंसर कहीं मैच कर रहा है तो यस तुम्हारा आंसर डी में मैच कर रहा है। ए नहीं मैच किया, ए नहीं मैच किया, ए नहीं मैच किया, हाँ ए मैच कर रहा 1/r²। सो यस डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो हम लोग 3/4 हिस्सा यहाँ पर आते आते हम लोग निकाल चुके हैं। 75% आंसर बोटा बोटी हम लोग बेटा यहाँ पर आकर के 15 नंबर तक हम लोग पहुँच गए हैं। बस थोड़ा सा पैसेंस और रखने का ज़रूरत है। मात्र 5 क्वेश्चन हम लोग का और है बच्चा, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखो वहाँ दिखाई देगा, मैंने यहाँ पूरा रीजन के साथ तुमको बताया है ना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा से करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स बायो सावर्त लॉ। तो अभी बायो सावर्त लॉ के बारे में चलो हम प्रीवियस में ही कुछ और ऐड करके तुमको बताते हैं तो तुमको और अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को फिर इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अगर इसी को तुम r से ऊपर नीचे गुना भाग कर लो तो ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dB = हो जाएगा μ0/4π तो रहेगा और a तुम्हारा बन जाएगा, I को बाहर रखो और ये देखो इसको अंदर में रख लो dl r sin थीटा और नीचे में हो गया rq dl, ए वाला dl ये हो गया r ऐसा। इसे बन गया ab sin थीटा और ab sin थीटा = होता है a × b। अब तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बच्चा।
ए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, ए तो आई रहेगा। अब इसको तुम ए क्रॉस बी में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया डीएल क्रॉस आर और नीचे में बन गया आर क्यू। अगर ए आंसर कहीं पर मैच कर रहा है तो समझना ए बायो सावर्त का वेक्टर फॉर्म है बच्चा। ए देखो यहाँ तक मैंने जो तुमको, अभी मैं थोड़ा कलर चेंज करके कवर कर दूं, तो ए जो मैंने बताया था वो स्केलर फॉर्म था, और ए जो मैंने बताया वो बायो सावर्त का ही वेक्टर फॉर्म है। सो बायो सावर्त का मैंने दोनों फॉर्म यहाँ पर बता दिया, और यहाँ पर एक तरह से वेक्टर फॉर्म मेरे को बताना है। तो तुम अगर इस आंसर को देखो तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और देखो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट इनको देना चाहिए, यहाँ इनका एक तरह से कहो तो मैं गलत काट दूंगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आई और डी एल एक साथ हो गया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये ब्रैकेट अगर हो जाएगा तो ज़्यादा परफेक्शन आ जाएगा बाई आर क्यू। सो यस, डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये आंसर तुम्हारा करेक्ट है, इस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ए तो बड़ा, अगर मैं देखो मेरे को अगर ए बी सी डी लिखना होगा तो मेरे यहाँ आंसर ए लिखा हुआ और हम भी ए मार दें, काम हो जाएगा। लेकिन अभी कोई बच्चा अगर पूछ दे तो एक हार्ड क्वेश्चन ये हो गया कि परमिबिलिटी का डायमेंशन क्या होता है बताइए। तो आप क्या रट्टा मार के जाइएगा? बताइए, आप पूरे 11 से 12 तक ना जाने आज तक कितने डायमेंशन याद किए होंगे, कितना डायमेंशन आप पढ़े होंगे, कितना याद कीजिएगा। तो डायमेंशन याद करने का चीज़ नहीं है, डायमेंशन निकालने का चीज़ है ना। डायमेंशन हमको निकालने का अगर अक्ल है तो फिर ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे, परमिएबिलिटी का हमको डायमेंशन निकालना है, म्यू नोट का हमको डायमेंशन निकालना है। तो आप बताइए, आप एक अभी फार्मूला पढ़ें कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और यहाँ से अगर आप बी का मान निकाल लें तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई आई एल साइन थीटा। ऐसे साइन नहीं भी लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी बायो सावर्त लॉ में आपने पढ़ा कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा ना आपने। तो आप जिसका डायमेंशन होगा केवल वही वर्ड लिखिए, मतलब एफ के यहाँ पर आप खाली एफ आई एल लीजिए, क्योंकि ये साइन थीटा का डायमेंशन नहीं होता। तो यहाँ हो गया एफ बाई आई एल, इसका डायमेंशन नहीं होगा तो इसको हटा दीजिए, साइन का डायमेंशन नहीं, इसको हटा दीजिए। मतलब अब आपके पास हो गया आई, और म्यू नोट का तो होगा, सॉरी म्यू नोट को रखिए, इसी का तो निकालना है, इसका तो होता ही म्यू नोट आई डी एल बाई आर स्क्वायर। आपको म्यू नोट निकालना है तो देखिए एफ, ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ आई है, एल है पहले से, और आई डी एल नीचे आ जाएगा। बस डायमेंशन निकाल लीजिए। बोलिए एफ का क्या होता है? तो एम एल टी माइनस 2, आर है तो क्या हो गया एल 2, आई है तो क्या हो गया एम्पियर होता है, एल है तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, आई है तो क्या हो जाएगा एम्पियर, और डी एल है तो क्या हो जाएगा एल। आप बस इसी को मैनेज, एल से एल स्क्वायर कट गया, मैनेज कर लीजिए, आपका आंसर आ गया एम एल टी माइनस 2, और 2 को ए ऊपर चल जाएगा तो ए माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 और ए माइनस 2। सोचिए कितना आसान है, कितना आसान है। आप ज़रा सोच लीजिए कितना आसान है, कितने आसानी से किया जा रहा है। हाँ, अगर टाइम का क्राइसिस नहीं हो तो इसको और स्लो पढ़ाया जा सकता है। बहुत टाइम का रहता है ना, मामला रहता है आप लोग का, एमबी का और जीबी का मामला रहता है, तो थोड़े हम लोग को पिकअप पकड़ के चलना पड़ता है ना। अब जो लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, जैसे पीडब्ल्यू वगैरह जो लोग ऐप पर पढ़ाते हैं, उनका कोई नहीं, 2-2 घंटा 2.5 घंटे का क्लास इतना ही चलता है। वो 20 क्वेश्चन अगर 30 क्वेश्चन करते हैं तो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करने में उनको 1.5 घंटे का क्लास। और लेकिन हम लोग को क्या होता है, फास्ट निकालना होता है, क्योंकि हमको सब कुछ देखना है ना। हम लोग गरीब टीचर हैं ना, वो लोग तो भाई अमीर टीचर हैं, वो लोग तो हज़ारों करोड़ में खेल रहे हैं ना। हमारे पास तो आज तक 40 कौड़ी नहीं आया है। आप लोग प्लीज़ हमको अच्छा से लॉन्च कीजिए आप लोग, मैं अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जितने सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होंगे उतने लोग का फ़ायदा होगा। मैं हर दिन बताता हूँ कि 3 स्टेट के बच्चे को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पूरे झारखंड के बच्चों को एक क्लास करना चाहिए, पूरे बिहार के बच्चों को एक क्लास करना चाहिए, और पूरे यूपी के बच्चों को क्लास करना चाहिए। 3 स्टेट के बच्चे पूरी तरह से हमसे कनेक्ट होकर पढ़ाई कर सकते हैं। तीनों का सिलेबस एक ही जैसा है। एक क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं करा रहा हूँ तीनों स्टेट में ज़बरदस्त आने वाला है। तो एकदम मेरे को, मतलब जिस स्टेट के बच्चे भी मेरे से क्लास कर रहे होंगे, वो सारे स्टेट के बच्चे बिल्कुल इसको ध्यान रखें, और मेरे को जितना ज़्यादा हमसे कनेक्ट होंगे उनको उतना बड़ा मैं फ़ायदा देने वाला हूँ और देते जा रहा हूँ। तो बच्चे और आ जाइए, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चे। आप जानते हैं मैं सभी क्वेश्चन तो लॉन्ग में पढ़ाऊंगा,
लेकिन फार्मूला मैं अभी बता रहा हूँ, फार्मूला इसका होता है NAB/K। इसका मतलब अगर आप बढ़िया से देखिए तो सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। मतलब जिस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न बढ़ाइएगा उस हिसाब से सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न को आप बढ़ा दिए हैं, अगर इसको आप बढ़ा दिए हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। सो A इज़ योर करेक्ट आंसर। बस अपन का मात्र छोटा छोटा 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग को। बताइए मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है यूनिट? तो ये टेस्ला होता है। टेस्ला नहीं तो फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कहीं पर दिया हुआ है देखिए तो वेबर मीटर नहीं, ये नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यस, इसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला कहते हैं। अगर टेस्ला दिया रहता तो वो भी करेक्ट होता, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो बच्चे हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है? तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अभी आप आगे जाइएगा तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। ये होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। सो यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चे यहाँ पर मैंने आकर के आपका 20 का 20 क्वेश्चन अच्छा से मैंने करा दिया। टोटल का टोटल क्वेश्चन मैंने अच्छा से करा दिया। मैं होप करता हूँ कि आप लोग को 20 का 20 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये जो चैप्टर आपका मूविंग कॉइल चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोलते हैं इस चैप्टर को शॉर्ट में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका ऑब्जेक्टिव फिनिश्ड हो गया, ऐसा बात है नहीं। इसमें लगभग नियर अबाउट 15-16 ऑब्जेक्टिव या 18 ऑब्जेक्टिव और दिया हुआ है, मेरे को पूरा याद नहीं है। तो वो मैं आप लोग का अगले क्लास में लेकर के आऊँगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा है ना, थोड़ा ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज का क्लास बच्चे यहीं पर है। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमको मेरा आप लोग थोड़ा सा हमारे चैनल को सब लोग इम्प्रूव करा दीजिए, इंक्रीज करा दीजिए, सब जगह फैला दीजिए थोड़े से। आप लोग हमारे, आप मैं कहूँगा कि सहयोगी हैं, आप मेरे को हेल्प दीजिए। सभी बच्चे अपने अगर 10-10, 20-20 दोस्त को बीच में बुलाएं, सबका थैंक्स आपको मिलेगा दोस्त, क्योंकि इससे उनको भी फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं सोचना है कि केवल सर को फ़ायदा होने वाला है। सर को तो छोटा सा फ़ायदा होगा, हम थोड़े नेम फेम होंगे, लेकिन मेन फ़ायदा तो उन बच्चों का होगा, उनका कैरियर सेटल्ड होगा। तो चलिए बच्चे, मैं हर दिन के जैसा फिर आज बता दूं कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो इस नंबर पर आप मेरे से टच कर सकते हैं। इस पर मेरा कॉल भी है, व्हाट्सअप भी है। जो बच्चे अभी तक हमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और खूब अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सभी लोग खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, सारे के सारे बच्चे, है ना। जितना ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा उतना ज़्यादा हम लोग दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। आपको याद रहेगा कि कोई टीचर हमको इतना हेल्प किया था। तो फिर मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मैं आप लोग के पास आऊँगा। तब तक आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए और खूब अपना कैरियर सेटल करने का प्रयास कीजिए। ओके, बाय बाय।